नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। आज का जो हमारा विषय है वो सिर्फ एक विषय ही नहीं, बल्कि आज मैं इस प्रोग्राम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की सरकार को कोविड-19 पर एक आईना दिखाना चाह रही हूं और इस आईने की शुरुआत दो देशों के उदाहरण से करूंगी। पहला देश है इजराइल, जो कि जहां पर 97% लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 97% लोग आज उस देश में ऐसे हैं जो कि कोरोना से ग्रसित नहीं है। और दूसरा जो देश है वो है चाइना, जो कि भारत का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों की वहां कोरोना से रिकवरी हो चुकी है, यानी कि कोरोना से ठीक हो चुके हैं। और जहां तक आर्थिक ग्रोथ का सवाल है, पिछले क्वार्टर में 18.3% की ग्रोथ चीन ने रजिस्टर किया है। तो आप अगर इसकी तुलना करें भारत से, तो भारत में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और जो भारत की सरकार है, अगर उसने पिछले एक साल से कोई काम किया है तो वो सिर्फ छवि बनाने का काम किया है। और सिर्फ छवि बनाने का काम ही नहीं, बल्कि जुमले दिए हैं, स्लोगन्स बोले हैं और ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की है कि देखिए, हमने कोरोना से लड़ाई को जीत लिया है। जो कोरोना की लड़ाई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी निर्णयात्मक शक्ति से लड़ाई जीत ली है। और कौन कौन से स्लोगन्स आपको नरेंद्र मोदी ने पिछले साल दिए हैं, कुछ स्लोगन्स जो कि आपको याद दिलाना चाहूंगी कि पिछले एक साल में किन किन स्लोगन्स की हमने बात की थी जब कोरोना की लड़ाई से जूझता हुआ भारत नजर आ रहा था। तो सबसे पहला जो स्लोगन था वो था, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ। ये पहला स्लोगन है। दूसरा, जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो कोरोना की परिभाषा नरेंद्र मोदी ने दी थी कि कोई रोड पर ना निकले, यानी कि घर से बाहर ना निकले। वो उस समय का स्लोगन था। तीसरा, आत्मनिर्भर भारत, यानी कि भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गया है जहां तक कोविड-19 का सवाल है। उसको अब एक एक करके आपके लिए उसकी उधेड़-बुन भी करूंगी मैं, लेकिन यहां पर सिर्फ स्लोगन्स की बात कर रही हूं। अगला स्लोगन है वोकल फॉर लोकल, यानी कि जितनी भी लोकल चीजें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। और उसके बाद जिस स्लोगन की हम बात कर रहे थे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी रैलीज में गए हैं या जहां भी उन्होंने संबोधन किया है जो कि कोरोना से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो ये जो सारे स्लोगन्स कोविड-19 की लड़ाई में पिछले एक साल में निर्णायक नरेंद्र मोदी ने दिए हैं, वो सारे स्लोगन्स ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जिस तरीके से सरकार उससे निपट रही है, ऐसा लग रहा है कि ये सारे स्लोगन्स बिल्कुल धराशाही हो चुके हैं। अब जो पहला स्लोगन दिया था कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, तो जग स्वस्थ हो गया है, लेकिन भारत के लोग आज इस समय कैसे जूझ रहे हैं? न अस्पतालों में वेंटिलेटर्स है, न ऑक्सीजन की सप्लाई है, न बेड्स है। लेकिन हमने पिछले साल क्या बोला था कि देखिए, हमारे पास पीपी किट्स भी हैं, हमने आत्मनिर्भर होकर इन पीपी किट्स को बनाया है। जिस मास्क और जिस पीपी किट का हम पहले से जिसको इंपोर्ट करते थे, अब हम वो खुद बनाते हैं। पीएम केयर्स फंड में बहुत सारे पैसे लोगों ने कंट्रीब्यूट किए हैं और उस पैसे का इस्तेमाल हम जो कोविड-19 से जुड़ा हुआ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बूस्टअप करने में, उसको रैंप अप करने में लगाएंगे। तो कहाँ गई वो सारी तैयारी नरेंद्र मोदी जी? और नरेंद्र मोदी जी जो कि जिनके बारे में लोग कहते हैं कि उनका 56 इंच का सीना है और बहुत ही उनकी जो निर्णयात्मक शक्ति है उसके लिए जाने जाते हैं, बहुत डिसाइसिव लीडर है। जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की थी बीजेपी की सरकार ने, और आज कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उसमें आज निर्णायक मोदी सरकार की छवि कहां चली गई है? आज सबसे बड़ा सवाल ये है। पूरे साल सरकार ने सिर्फ एक ही इंप्रेशन देने की कोशिश किया है कि पूरी तरह से कोरोना की जंग भारत ने जीत ली है। आपको याद होगा कि पिछले साल जब सितंबर और अक्टूबर का महीना था तो भारत में प्रतिदिन केसेस ऑलमोस्ट 10,000 हो चुके थे। लेकिन उसी समय पैरेलली अगर आप देखें तो यूके, ब्राजील, रशिया, ये तमाम वैसे देश थे जो कि अपनी दूसरी लहर से जूझ रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि दूसरी लहर से अगर बाकी देश जूझ रहे थे
तो क्या सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके इर्द गिर्द जितने बाबू हैं, जो नौकरशाह हैं, क्या उन्होंने नरेंद्र मोदी को ये नहीं बताया कि भारत में भी कोरोना की दूसरी लहर का संक्रमण फैल सकता है? किसी ने ये अंदेशा नहीं लगाया। सब ने ये कहा कि नहीं, कोरोना की जंग तो हमने जीत ली है। और जंग किस तरीके से जीती, जंग का ऐलान हमने किस तरीके से किया कि हम जीत गए? हमने सब कुछ खोल दिया, स्विमिंग पूल खोल दिए, शादी ब्याह खोल दिया, चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियां होने लगी, यहां तक कि कुंभ में लाखों लोगों को डुबकी लगाने का गंगा के अंदर इजाजत भी दे दी और कहा जाइए आप अपने आप को पवित्र करिए, क्योंकि अब कोरोना देश से गायब हो चुका है। इतना ही नहीं, जो निर्णायक नरेंद्र मोदी की जो छवि है, उन्होंने 16 जनवरी को बड़ा टीकाकरण का अभियान शुरू किया और इतनी तीव्रता से शुरू किया और उसकी जो पूरी छवि बनाई गई कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और हम सिर्फ वैक्सीन का उत्पादन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिलेरी से, दिल खोलकर अपने बाकी जो आसपास के देश हैं और भी कई देश हैं, वहां पर हम उनको भेजेंगे। और भेजा भी गया, और इस कदर भेजा गया, इतनी भारी संख्या में वैक्सीन और देशों को बांट दी गई कि आज अपने ही देश में अपने ही लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। क्या यह है नरेंद्र मोदी की निर्णायक छवि? क्या यह है निर्णात्मक नेता की छवि कि अपने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, लेकिन अपनी वैश्विक स्तर पर एक छवि बनाने के लिए कि देखिए भारत कोरोना की जंग में जीत चुका है, इस छवि को बनाने के लिए हमने सारी वैक्सीन को बाहर भेज दिया। और जो हमारे डोमेस्टिक वैक्सीन उत्पादक हैं, जैसे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, उनको हमने किसी भी तरीके की सहूलियत नहीं दी। बस ये कहा, निर्देश दिया कि आप इतनी वैक्सीन बनाइए, लेकिन उस वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाया कैसे जा सके अगर कोई क्राइसिस आती है, उसका कोई प्लान सरकार के पास नहीं था। और होगा भी क्यों? क्योंकि निर्णायक नरेंद्र मोदी की सरकार ये सोचकर बैठ गई कि अब कोरोना आएगा ही नहीं, क्योंकि कोरोना देश से भाग गया है। और डॉक्टर्स, नौकरशाह, ये सब लोगों को ये जो जिम्मेदारी है ये समय लेनी पड़ेगी कि जो कोरोना का ये जो भयानक संक्रमण फैला हुआ है, आज इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद जिम्मेदार हैं, डॉक्टर्स भी जिम्मेदार हैं और नौकरशाह भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने सही इनपुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। मैं 2 लाइनों में इसी बातों को कहूंगी, लेकिन आपको बता दें कि ये जो पूरी कोरोना की जो दूसरी लहर है, इससे ना तो केंद्र सरकार तैयार थी, ना राज्य सरकारें तैयार थी, क्योंकि अगर राज्य सरकारों को अगर आप देख ले तो वो चुनाव में बिजी थी। केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और जो बीजेपी है, वो सिर्फ चुनाव ही चुनाव की बात कर रही थी। भले ही देश मर रहा हो, उसका नतीजा क्या हुआ? अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह लगा कि अब ऐसा लग रहा है कि पैरों से जमीन खिसकती जा रही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत की जगहसाई हो रही है। तो फिर हाल में हमने देखा कि जब फ्रांस के विदेश मंत्री आए हुए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री की जो मीटिंग होने वाली थी उनसे, उस मीटिंग को रद्द करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑक्सीजन सप्लाई पर मीटिंग ली कि किस तरीके से जायजा लिया जाए, किस तरीके की ऑक्सीजन की जो कमी है उससे कैसे निपटा जाए। तो बताइए, क्या यह है निर्णायक नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसका हम कहते हैं कि सीना 56 इंच वाली जो ये सरकार है, आज कोविड की त्रासदी से क्यों नहीं निपट पा रही है? चारों तरफ एक ही नजारा है, हॉस्पिटल में लोगों की चीख, लोगों की लाइनें केमिस्ट शॉप के बाहर, अस्पतालों के बाहर, क्योंकि ना वहां पर बेड्स हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना ऑक्सीजन की सप्लाई है। और अगर शमशान घाटों की आप तस्वीरें देख लें तो सिर्फ चिता ही चिता सामने जलती हुई आपको नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सरकार नाकाम रही, क्योंकि सरकार विफल रही। वो बीजेपी की सरकार जो अपने आप को निर्णायक सरकार बताती है, निर्णायक छवि पोर्ट्रे करने की कोशिश करती है, आज वही सरकार अपनी जग में हंसी करा रही है। क्योंकि हमने अपने वैक्सीन दूसरे देशों को दे दिए, लेकिन अपने लोगों को देश के मरने के लिए छोड़ दिया। हमने उस समय
कोरोना से जंग जीतने का ऐलान कर दिया जब विश्व के बाकी देश दूसरी या तीसरी लहर से जूझ रहे थे, लेकिन हमारी निर्णायक सरकार में बैठे हुए लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए कि किस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर वो ज्यादा घातक हो सकती है। और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर आप देखें तो किसी भी महामारी में जो दूसरी लहर होती है वो ज्यादा परेशान करती है, ज्यादा तंग करती है, ज्यादा घातक होती है। तो अगर आम आदमी पढ़कर ये बातें, ये ज्ञान ये हासिल कर रहा है, तो सरकार में बैठे हुए लोग जो नीति बना रहे हैं, प्रधानमंत्री जिन नीतियों को चेयर कर रहे हैं, आज वो निर्णायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं? क्या उनको आज लोगों की चीखें सुनाई नहीं पड़ रही हैं कि किस तरीके से आज लोग जूझ रहे हैं, लोग मर रहे हैं? लेकिन मोदी जी कहां बिजी हैं इस समय? मोदी जी चुनाव की रैलीज में बिजी हैं। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव करवाने में बिजी हैं। ओ दीदी करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब बात सिर से ऊपर से निकल रही है तो शायद नरेंद्र मोदी जी ने कुछ शर्म करके कुंभ मेले को प्रतीकात्मक बनाने की बात कही, लेकिन उसको प्रतीकात्मक कैसे बनाया जाए इसका कोई ढांचा नहीं है प्रशासन के पास, ना वहां की पुलिस, ना राज्य सरकार के पास। लेकिन प्रतीकात्मक करने का हमने ऐलान कर दिया। मोदी जी बहुत एहसान किया आपने देश पर, लेकिन कैसे जवाब देंगे आप उन लोगों को जिनके परिवार के लोगों के पास आज न बेड्स हैं, ऑक्सीजन की कमी से जिन परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया, आज मोदी जी आप उनको क्या जवाब देंगे? कोविड का जो दूसरा दौर आया है उसमें जो सबसे बड़ा सवाल जो उठ कर आ रहा है कि क्या सरकार विफल रही है। अगर एक आम नागरिक से बात की जाए बेंगलोर में या चेन्नई में या किसी अन्य दक्षिण भारत के शहर में, तो शायद उसका जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ पॉजिटिव होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, और किसी तरह की व्यवस्था का अगर जिक्र किया जाए तो शायद पूरा जो सिस्टम है वह चरमरा गया है। और ऐसे में सीधे सवाल उठ रहे हैं केंद्र सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, और ये सवाल पूछ रहे हैं लोग कि इस बार तो पूरा समय था सरकार के पास और क्यों नहीं थी तैयारी, इस तरह का एक अंदेशा क्यों नहीं था सरकार को कि हम देख रहे हैं कि बेड्स की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, रेमडेसिविर की प्रॉब्लम है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो किसी तरह का एक रोज़गार का आश्वासन, लॉकडाउन की बातें ज़रूर होती जा रही हैं, लेकिन क्या सरकार किसी भी तरह की आर्थिक सहायता गरीब लोगों को देने की क्षमता रखती है या नहीं? इन सब के बीच जो एक सवाल लोगों के बीच उठ रहा है वह ये उठ रहा है कि आखिर सरकार ने इस आने वाली सेकेंड वेव को ठीक से भापा क्यों नहीं। जहाँ तक प्रधानमंत्री या सरकार की इमेज का सवाल है, उसको काफ़ी क्षति पहुंची। अगर आप देखें, अगर एक पैमाना इसका भी समझा जाए कि जो सोशल मीडिया पे पोस्ट्स हो रही हैं बीजेपी की, प्रधानमंत्री और अमित शाह की रैलियों की, उस पर अगर एक कमेंट्स पे आप देखें तो लोगों का जो गुस्सा है, जो रोष है, वो साफ नज़र आता है। अगर एक तरह से जो आईटी सेल की तरफ से कुछ कमेंट्स उसमें डालने की कोशिश करते हैं, जय श्री राम वगैरह, लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखें तो उसमें रोष कहीं ना कहीं झलकता है। इसके अलावा मेरे ख्याल से जो एक कॉम्प्लिसेंसी थी कि एक साल था प्रिपेयर करने के लिए, आप ऑक्सीजन के प्रोडक्शन की यूनिट्स लगा सकते थे, आप जो बड़ी उस टाइम बोला जा रहा था कि स्टेडियम को कन्वर्ट करना, हॉस्पिटल के अंदर कई हज़ार कैपेसिटी बढ़ानी है, वो कुछ नहीं हुआ। और अब जबकि ये एक तरह से एक्सप्लोड हो गया है, इसका जो विस्फोट हुआ है केसेस का, तो सीधी तरह से सरकार पकड़ी गई है। अभी भी आप अगर देखें, जो मंत्री हैं मंत्रिमंडल में, वो पीयूष गोयल हों, उनका जो बयान आ रहा है कि जो सप्लाई है ऑक्सीजन की उसे स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करना चाहिए, जो कि एक अजीब सी बात है। इसके अलावा मनमोहन सिंह ने जब अपने पत्र में 3-4 बातें बोली प्रधानमंत्री को कि इस तरह से किया जा सकता है, उसका प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से उसको नकार दिया। लेकिन जो हेल्थ मिनिस्टर है हर्षवर्धन, उन्होंने जो पूरा एक पॉलिटिकल पत्र इसके बारे में लिखा है, उससे भी कोई खास इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिल रहा है। अब ये जितनी तैयारियां भारत ने की हैं, अगर आप उसकी तुलना अगर अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन जैसे देशों से करिए,
तो आपको बताना चाहूंगी कि अमेरिका ने क्या किया। अमेरिका ने क्रेडिट दिया अपने डोमेस्टिक वैक्सीन उत्पादकों को और गारंटी दिया एक एश्योर्ड बायबैक का कि हम आपसे इतनी वैक्सीन हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे, और अगर आपने कोई लोन लिए हैं तो वो लोन भी चुकता हो सकते हैं अगर सरकार एक एश्योर्ड बायबैक देगी। ऐसा हुआ अमेरिका में, और जिसकी वजह से आज आप नतीजा देख रहे हैं कि जो 1/3 अमेरिकी जनता है उसका टीकाकरण हो चुका है, और पूरा टीकाकरण पूरे अमेरिका का जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते तक पूरा हो जाएगा। तो ये है अमेरिका और अमेरिका की निर्णयात्मक सरकार। लेकिन हमारी जो निर्णयात्मक सरकार है, जो हम स्लोगन्स में बिलीव करते हैं, हम थाली बजाने में विश्वास करते हैं, हम ये कहते हैं कि नहीं कोरोना की लड़ाई हम जो गोमूत्र से करेंगे, लेकिन आज हमारे पास हॉस्पिटल में क्या तैयारियां हैं, सरकार को किस तरीके की तैयारियां करनी चाहिए थी, उसको लेकर कोई भी जवाब आज नहीं है। और शायद इसीलिए ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये सिर्फ सरकार की आलोचना का वीडियो नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आज जो लोग ये वीडियो देखेंगे उसमें बहुत सारे ट्रोलर्स होंगे जो कि कहेंगे कि नीलू जी आप मोदी जी की सरकार को सिर्फ आलोचना के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देखती हैं। लेकिन आज मेरा मन बहुत दुखी है, और दुखी इसलिए है क्योंकि अगर ये सरकार वाकई में निर्णयात्मक सरकार होती, समय पर उसने निर्णय किए होते, ठीक से तैयारियां की होती, तो आज इतनी जानें नहीं जाती। और आज जो इतनी बड़ी देश में हेल्थ क्राइसिस है, सबसे बड़ी हेल्थ क्राइसिस, सबसे बड़ी सुरक्षा की हेल्थ क्राइसिस अगर मैं कहूंगी, इंटरनल और एक्सटर्नल फियर्स की जब हम बात करते हैं, तो आज इससे बड़ा डर, इससे बड़ा खौफ शायद भारत में इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो अपने आप को निर्णयात्मक सरकार कहती है, इस निर्णयात्मक सरकार ने इस डर को दूर करने के लिए, इस खौफ को दूर करने के लिए, इस इमरजेंसी से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसीलिए आज मेरा मन बहुत दुखी है, और इसलिए भी ज्यादा दुखी है कि मोदी जी के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उनको सही राय नहीं देते। मोदी जी कबीर के दोहों में, कबीर की कहावतों में बहुत विश्वास करते हैं। आज मोदी जी के लिए मैं कबीर का एक दोहा है जिसे मैं दोहराना चाहती हूं। तो उस कबीर के दोहे में क्या कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करा सुभाए। यानी कि अपने आलोचकों को अपने करीब रखिए। मोदी जी ये मेरा सुझाव है आपसे, और ऐसे आलोचक रखिए जो कि आपको सही राय दे सके, क्योंकि जो कबीर का ये जो दोहा है वो ये कहता है कि अगर सही आलोचक, ईमानदार आलोचक आपके पास होंगे तो शायद आपको अपने आप को साफ करने के लिए पानी और साबुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज यही कहना चाहती हूं मोदी जी की सरकार से और निर्णायक नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने अपनी छवि तो एक निर्णायक नेता के रूप में बना ली, लेकिन आज जब लोगों के बीच में डिलीवरी करने का टाइम है तो बहुत बड़ी एक खाई है। जो हमने लोगों को आश्वासन दिए थे, जिस तरीके की छवि बनाकर हम जनता के बीच में आए थे, आज कहीं ना कहीं जनता को छला है इस मोदी सरकार ने। और आज नरेंद्र मोदी से फिर से एक बार गुजारिश है कि अगर आप वाकई में एक निर्णायक नेता हैं तो आज बाहर निकल कर आइए और लोगों के बीच जाकर और उनके बीच जाकर उनके दर्द को समझिए, अपने आलोचकों को अपना समझिए और उनकी राय को गले लगाइए ताकि आपको सही दिशा मिल सके। इस पर आपका क्या कहना है, जरूर फीडबैक दीजिएगा। और इसके पहले कि इस प्रोग्राम को खत्म करूं, एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सत्य हिंदी की सदस्यता लें, हमें भुगतान करें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।